क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कहता है टू साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस टू राइड इन द सेम डायरेक्शन। दो साइकिलिस्ट हैं, वो सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। ए स्टार्ट एट नून। ए जो है नून नून मतलब 12 बजे स्टार्ट कर रहा है एट 8 किलोमीटर पर आवर। जो ए की स्पीड है वो आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए 8 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम है उसका वो क्या दे रखा है, नून दे रखा है। नून का मतलब हो गया 12 PM। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो बी है वो 1:30 बजे स्टार्ट करता है, उसकी स्पीड है अब 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो टाइम है इसका ये दे रहा है 1:30 PM। यानी इन दोनों के जो टाइम है, इन दोनों के टाइम में कितना 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो अब उसके बाद आगे क्या कहता है, हाउ फार विल ए हैव रिडन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन बाय बी। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है जब वो बी को ओवरटेक कर लेगा। तो उससे पहले ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो ए जो है वो कितना, ए को अगर हम मान लेते हैं कि वो एक्स आर का जो टाइम है, उसका जो टोटल टाइम है वो एक्स आवर्स है। तो टाइम टेकन बाय ए बी एक्स आवर्स। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, एन बाय बी एक्स माइनस 10 आवर। एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 1.5 आवर्स। यानी जब वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, ए पीछे से आ रहा है कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ए पीछे से आ रहा है, जब वो बी को ओवरटेक करेगा तो जो दोनों का जो टाइम डिफरेंस है, क्योंकि बी ने बाद में चलना स्टार्ट किया था, ए ने पहले चलना स्टार्ट किया है, तो उन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है 1.5 घंटे का, वो 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो ए ज़्यादा चल रहा है तो ए का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। इस डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाते हैं स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड ये है, टाइम इसका ये है, तो 8x हो गया। इक्वल्स टू में जो बी है उसका टाइम ये है, उसकी स्पीड आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1.5 इंटू में 10। ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि जो ए है उसकी स्पीड इतनी है, इतना वो टाइम ले रहा है, और जो बी है उसकी स्पीड इतनी है, वो इतना टाइम ले रहा है। उस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। ओवरटेक करेगा तब तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगे, तभी तो ओवरटेक करेगा ना। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आप निकाल दो, मतलब ये भी x ही है, तो 10x माइनस में 15 हो जाएगा। इसको आप इधर लाओगे तो -2x इक्वल्स टू -15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5। तो x जो है वो 7.5 आवर्स जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो अब उसमें हमें डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए का डिस्टेंस कितना था, 8x था। 8 इंटू में 7.5, तो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 किलोमीटर। यानी ए जब बी को ओवरटेक करेगा उससे पहले वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। इस क्वेश्चन में आगे एक चीज़ और पूछी हुई है, फाइंड आल्सो एट व्हाट टाइम ए एंड बी विल बी 5 किलोमीटर अपार्ट। कौन से टाइम पर ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर होगा। तो ए का डिस्टेंस ये है और बी का डिस्टेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना कह रहा है कि 5 किलोमीटर होगा। तो हो सकता है ए आगे हो सकता है बी आगे हो, अभी ये नहीं पता हमें, ठीक है, बट डिफरेंस उसका 5 होना चाहिए, तो +-5 ले लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 8x माइनस 10x और यह आ जाएगा +15 इक्वल्स टू में +-5, यह आ जाएगा -2x +15। अब एक बार इसको आप 5 लेके चलो और एक बार इस इक्वेशन को -5 लेके चलो, दोनों से आप टाइम डिफरेंस निकाल लो, तो ये आ जाएगा -10। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा -20, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू इधर 5 आ गई, x की वैल्यू इधर 10 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो a से कितना आगे है, मतलब 10 किलोमीटर आगे है या फिर 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, दोनों का ये हमने निकाला। द रिक्वायर्ड टाइम आर 5 PM एंड 10 PM। अब क्योंकि यहाँ पर 5 घंटे आपके पास आया है, यहाँ पर 10 घंटे आपके पास आया है, तो ए जो है वो कब चल रहा था, 12 बजे चल रहा था। तो 5 घंटे के बाद कितने बचेंगे, 5 बज जाएंगे। 10 घंटे बाद कितने बजेंगे, 10 बजेंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या आएगा, टाइम आ जाएगा आपका 5 PM और 10 PM।
यानी शाम को 5 बजे उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 किलोमीटर होगा, या फिर रात को 10 बजे उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में आपसे क्या क्या गया है, यहाँ पर आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। Let I be the set of all integer a relation on I such that x related y hold if x minus y is divisible by 5। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में आपको दिया हुआ है वो रिलेशन कह रहा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, x और y के बीच में ये रिलेशन है, और जब आप इसको उसमें लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा जाता है, इसको पहले हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। एक्स और वाई जो है दोनों के दोनों ही यहाँ पर इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर लेने हैं। आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि दोनों जो एलिमेंट है वो सेम होते हैं। तो दोनों एलिमेंट जब आप सेम रखोगे तो फॉर रिफ्लेक्सिव अगर आप x में से x को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x वैल्यू लेते हो तो वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इस रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब है कि r यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिविटी हमने प्रूव करी, अब हम इसको सिमेट्री प्रूव करते हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, उसमें आप लेके चलते हैं कि भाई एक्स वाई जो यहाँ पर दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स क्या हुआ कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर x माइनस वाई 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब अगर आप उल्टा कर दो उसको y माइनस एक्स कर दो, डिफरेंस तो तब भी उतना ही आएगा, बस साइन का फर्क होता है, लेकिन डिविजिबल तो होगा वो 5 के। तो देयरफॉर y माइनस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ये भी 5 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स क्या हुआ, जो वाई एक्स है ये रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक भी है। उसके बाद आपको चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि कहता है एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, दैट मीन्स क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वाई माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो एक्स जेड है वो भी 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो जो हमने ये लिखा एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5m, और जो वाई माइनस जेड है इसको आप लिख सकते हो 5n। अब इन दोनों को आप कर दो ऐड, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड इक्वल्स टू 5m प्लस में 5n। ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड आ गया इक्वल्स टू 5 कॉमन आ गया। तो 5 कॉमन आने का मतलब है कि जो x माइनस जेड है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5। अब ये भी अगर 5 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x z है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होता है। देखो यहाँ पर मैं जितने भी टर्म है इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको 1 माइनस एक्स से करेंगे ये आ जाएगा, इसको 1 माइनस एक्स से करेंगे तो ये आ गया, इसको 1 माइनस एक्स से करेंगे तो ये आ गया। इस तरह से nth टर्म तक चलते जाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर ये तो 1 माइनस एक्स हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर n टर्म्स तक ले जाएंगे इसको। अब यहाँ पर ये जो 1 1 1 है इसको आप अलग कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, और जो ये वाली टर्म्स है इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दो, और ये आ गया x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब अप टू n टर्म्स।
तो अब ये आपके पास दो सीरीज बन गई है, ये तो 1 1 1 है, 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका सम तो आपका निकल जाएगा n माइनस ये बन गई आपकी जीपी, इसमें जीपी का फार्मूला लगा दो। जीपी का फार्मूला क्या था एस एन का, a इंटू में r रेस टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। तो a आप देखोगे तो a की वैल्यू आपके पास x है, जो r निकलेगा वो भी x है, x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। अब यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स था आप इसको इस साइड ले आओ, तो इसको इस साइड लाने पर जो आपका एस एन है वो क्या आ जाएगा, n अपॉन में 1 माइनस एक्स एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू में 1 माइनस एक्स। यहाँ पर देखो इन दोनों के साइन उल्टे हो रहे हैं, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल के आपके पास ये बन जाएगा इस तरह से, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास x माइनस वन है तो ये भी x माइनस वन हो जाएगा, या दोनों को 1 माइनस एक्स भी कर सकते हो। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में अब कहता है शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव से आपको दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसमें स्टेटमेंट है कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन देन x इज़ आल्सो इवन। तो इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। ये दो पार्ट्स आपके पास क्या बना, एक हो गया हमारे पास q इफ़ x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन, जो पहला पार्ट है। जो दूसरे में कहता है कि x इज़ एन इवन इंटीजर, वो हमने यहाँ पर ले लिया r से। अब आपको इसको ट्रू स्टेटमेंट शो करना है, तो इसको ट्रू स्टेटमेंट शो करने के लिए यहाँ पर ये कह रहा है जो हमारे पास p स्टेटमेंट आई है वो अब क्या बनी, इफ़ p देन q, इफ़ q देन r, सॉरी इफ़ q देन r, ये स्टेटमेंट है आपके पास। तो मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव में आपको क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि जो q स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब q स्टेटमेंट जो ट्रू है तो r को आपको दिखाना है कि वो फॉल्स है। अब कंट्रापोजिटिव में क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो इफ़ x इज़ नॉट एन इवन इंटीजर, अगर x एक इवन इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x एक ऑड इंटीजर है, x इज एन ऑड इंटीजर। तो अब x की वैल्यू आपके पास ऑड आ गई। जो ऑड नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास, इस तरह से आप लिख सकते हो 2m प्लस वन। कोई भी ऑड इंटीजर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 तो आपका कॉमन निकल रहा है इसमें से, लेकिन यहाँ +1 बच गया। अब ये +1 बचने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख गया आपको कि ये ऑड इंटीजर है, एक्स स्क्वायर इज एन ऑड इंटीजर। तो x अगर ऑड इंटीजर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर भी ऑड आ रहा है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है आपकी q वो फॉल्स हो जा रही है, तो देयरफॉर q इज फॉल्स। तो हमने क्या किया कि हमने r को भी फॉल्स लिया, तो उससे हमने ये दिखा दिया कि q भी फॉल्स है। अगर ऐसा हो जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू है ये ट्रू है, तो अगर कॉन्ट्रापोजिटिव में आप इसको लेके चलेंगे ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, देयरफॉर p इज ट्रू स्टेटमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, और यहाँ नीचे आपको मार्क्स दिए हुए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट, लेकिन जो मार्क्स है आपको वो 9 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। तो एक मार्क्स और आप यहाँ पर ऐड कर लेना उसमें, ये 50 जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है इसको हम 50 और ले लेते हैं। अब हमें इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपके पास Q1 और Q3 होना चाहिए। तो Q1 हम कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम है डाटा को ऑर्डर में अरेंज कर लेना। तो डाटा को आप लिखोगे तो सबसे पहले आ गया 35, फिर 42, फिर 48, उसके बाद 50, 50 के बाद 55, 56, 56 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 60 की लाइन में 60 हो गया, 65, 75 एंड 82, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डाटा आपको यूज़ करने हैं। जब आप Q1 निकालते हैं तो Q1 का जो फार्मूला होता है ये होता है n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अब n आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 + 1 करेंगे यानी 11/4 हो गया।
अब 11/4 ऑब्जर्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन होती है या तो वो 2 होती है या 3 होती है, जो 2.75 इसको हम कैसे निकालते हैं, जो इसमें जो होल पार्ट है उसको तो आप एज इट इज़ रखते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस जो ये 0.75 आया है इसको हम कैसे निकालेंगे, जो सेकंड और थर्ड टर्म आएगी आपकी, सेकंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस होता है, सेकंड और थर्ड इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास 42 है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये 6 आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, तो 4.50 यानी 46.50 आ गया। ऐसे जब आप Q3 निकालते हैं तो Q3 में यही टर्म रहती है 3 से और इंटू हो जाता है ये 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास ये 2.75 आया था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.25 ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब भी क्या होगा, यहाँ पर 8th ऑब्जर्वेशन लेनी है प्लस 0.25 को बैलेंस करने के लिए जो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन है आपकी, 8th और 9th इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल देंगे। 75 माइनस 65 ये आपके पास आ जाएगा 10। तो 8th ऑब्जर्वेशन आपकी है 65, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 यानी आ जाएगा 67.5। तो ये आपके पास निकल गया। अब Q3 भी आ गया, Q1 भी आ गया। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसका फार्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 आपके पास ये आया है, इधर से ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को माइनस करके आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 10.5। तो ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ अप्रैल इफ़ 4 बल्ब्स और 40 वाट फॉर 5 आवर्स। एक क्या कह रहा है यहाँ पर, 4 बल्ब है आपके पास और 4 बल्ब की जो वो है इसकी कंजप्शन है वो कितनी है, 40 वाट है और 4 घंटे तक वो बल्ब चल रहे हैं। तो 4 बल्ब हैं 40 वाट के हैं और 4 घंटे तक चल रहे हैं। तो जितनी भी जो बल्ब की कंजप्शन है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो कितनी कंजप्शन होगी ये होगी आपके पास 4 घंटे चल रहे हैं, 5 घंटे चल रहे हैं सॉरी। तो ये आ जाएगी आपके पास टोटल जो कंजप्शन है 800 वाट की कंजप्शन आ गई किसकी, बल्ब की। क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद जो दूसरा आइटम है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ट्यूबलाइट है 60 वाट की और ये भी 5 घंटे चल रही हैं। 4 ट्यूबलाइट है 60 वाट की, ये भी 5 घंटे चल रही हैं। तो 5 6 30, 3 चौक 12 यानी 1200 वाट आपका ये आ गया। उसके बाद और क्या यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एक टीवी है 100 वाट का और वो 6 घंटे चल रहा है। टीवी 100 वाट का है और वो 6 घंटे चल रहा है, तो टीवी की जो कंजप्शन है वो 600 वाट आ गई। इसके अलावा एक वॉशिंग मशीन है 400 वाट की, वो 3 घंटे चल रही है। 400 वाट की वॉशिंग मशीन 3 घंटे चल रही है, 1200 आपके पास ये आ गया। तो जो टोटल कंजप्शन हो रही है एक दिन की कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन आपकी कितनी आ गई, 12 12 24, 24 36, 30 और 8 38। तो 3800 वाट की कंजप्शन हो रही है आपकी एक दिन के अंदर, ठीक है। यानी इसको अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.8 किलोवाट। इतनी कंजप्शन हम एक दिन में कर रहे हैं। अब ये जो बिल है आपका ये अप्रैल मंथ का है, अप्रैल मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं। तो जो टोटल कंजप्शन होगी आपकी, टोटल कंजप्शन कितनी हो जाएगी, एक दिन के अंदर आप एवरेजली 3.8 किलोवाट कर रहे हो और 30 दिन है उसके अंदर। तो 30 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 114 किलोवाट, यानी या फिर आप इसको लिख सकते हो यूनिट। 114 यूनिट जो है आप बिजली वहाँ पर खर्च कर रहे हो। और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है वो कितना है, 1 रुपये 80 पैसे पर यूनिट है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 1 रुपये, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट लिख लेते हैं 1 रुपये 80 पैसे। तो जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो कितनी बन जाएगी, 114 यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 205 रुपये और 20 पैसे। तो इतना आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल वहाँ पर देना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इस 36 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है इन ए ऑटोमोबाइल फैक्ट्री सर्टेन पार्ट्स आर टू बी फिक्स्ड इनटू द चेसिस इन ए सेक्शन बिफोर इट मूव्स इनटू द अनदर सेक्शन। तो यहाँ पर इनको चेक किया जाता है
ऑन ए गिवन डे वन ऑफ द थ्री पीपल ए बी एंड सी कैरीज आउट दिस टास्क। तो किसी एक दिन पर ये तीन लोग हैं, ए बी सी, वो उस काम को करते हैं। ए हैज़ 45% चांसेस, बी हैज़ 35% चांसेस एंड सी हैज़ 20% चांसेस ऑफ डूइंग द टास्क। उस काम को करने की ये इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी विल टेक मोर देन द अलॉटेड टाइम इज़ दिस। जो उनका अलॉटेड टाइम होता है वो उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर दे रखी है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द टाइम टेकन इज़ मोर देन द अलॉटेड टाइम, अगर ये ऐसा होता है कि जो टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ डन द टास्क। तो वो काम ए ने किया था, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर देखो जो तीन इवेंट है कि जो ए उस काम को करेगा या बी उस काम को करेगा या सी उस काम को करेगा, तो ये इवेंट हमने मान लेते हैं E1, E2 और E3। तो E1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 है। E1 इवेंट क्या आ गया आपके पास, टास्क डन बाय ए। जो E2 इवेंट है ये आपके पास क्या आ गया, टास्क डन बाय बी। जो E3 इवेंट हो गया ये हो गया टास्क डन बाय सी। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है। जब ए उस काम को करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको कितनी, यहाँ पर दे रखी थी ए की प्रोबेबिलिटी 45% है, बी की 35% है, तो 45% यानी 45/100 ऐसे ही अभी रहने दो। जो E2 है उसकी 35% है और जो C है उसकी काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। इन सब का जो टोटल है आपका वो 100 आना चाहिए, वो एक बार हमेशा आप चेक कर लें। अब ये कह रहा है कि जो काम दिया जाता है वो जो अलॉटेड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस इवेंट को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ए बी द इवेंट टास्क डन आफ्टर अलॉटेड टाइम। तो अगर यहाँ पर ए उस काम को कर रहा है, ए उस काम को अगर कर रहा है तो वो कितनी देर में काम को कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/6। अगर बी उस काम को कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/10। और अगर सी उस काम को कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 1/20। अब काम हो गया, लेकिन काम जो है अलॉटेड टाइम से ज़्यादा टाइम पर काम हुआ, तो अब वो काम ए कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, यानी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टास्क डन आफ्टर अलॉटेड टाइम। तो अब यहाँ पर जब इसका फार्मूला होता है, इसके फार्मूले में क्या ऊपर आप लिखेंगे PA/E1 इंटू में PE1 डिवाइडेड बाय, नीचे इन सबका टोटल होता है PA/E1 इंटू में PE1 प्लस PA/E2 इंटू में PE2 प्लस PA/E3 इंटू में PE3। ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब इसमें यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो सारी, ये वैल्यू पुट करो। PA/E1 आ गया आपके पास 1/6, PE1 कितना आपके पास 45/100, उसको अभी काटना नहीं है। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी बताऊँगा आपको मैं। तो 1/6 इंटू में 45/100 प्लस 1/10 इंटू में 35/100 प्लस 1/20 इंटू में 20/100। अब यहाँ से देखो ये जो डिनोमिनेटर है सबका, ये 100 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 100 तो सीधा आप कैंसिल ही कर दोगे, इसको आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बच गया 45/6, नीचे आ गया आपके पास ये 45/6 प्लस 35/10 प्लस 20/20 यानी ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना आ जाना चाहिए, ये देखो 55/6 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे, 10 का और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा यहाँ पर 30। 6 से कैंसिल हो गया, इस 5 को आप ऊपर ले जाएंगे, 45 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय, इन सब का आप सम कर लो, 5 + 5 10 हो गया, 4 और 2 6, यहाँ से आ गया 1 और 2 3, इसको कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल करते हैं और 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। अब इसी का जो और पार्ट है वो और दिया हुआ है, उसमें कहता है कि बैग ए कंटेन 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल।
बैग ए है उसके अंदर 4 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल है। बैग ए की बात कर रहा है, उसमें 4 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल हैं। और जो बैग बी है उसके अंदर 7 ब्लैक हैं और 3 रेड बॉल हैं। 7 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 7 ब्लैक और 3 रेड है। अभी कहता है ए डाई इज थ्रोन इफ 2 अपीयर ऑन इट। अगर एक डाई को हम फेंकते हैं और डाई पर अगर 2 आता है देन बैग ए इज चूजन, तो बैग ए को हम चूज करेंगे। अब डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो डाई को थ्रो करने पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, यानी बैग ए को जो चूज करने की प्रोबेबिलिटी है आपकी वो कितनी आ जाएगी 2/6। 2/6 का मतलब हो गया 1/3। अब ऐसे जो बैग 2 है उसको चूज करने के क्या है, अदरवाइज बैग बी। अगर बैग ए चूज नहीं होता तो बैग बी चूज होगा, तो बैग बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 1/3 है यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2/3। 1 में से इसको आप माइनस कर दो, सिंपल। दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसके बाद आगे कहता है इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। जो सिलेक्टेड बैग है वहाँ से अगर आप 2 बॉल निकालते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ दैम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक। तो उसमें से एक बॉल रेड होगी, एक बॉल ब्लैक होगी, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो ये इवेंट हम मान लेते हैं यहाँ पर ई, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। तो देखो, अगर पहले वाला बैग आप चूज़ करते हो, उस पहले वाले बैग से अगर आप रेड बॉल निकालते हो तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर PE/A। अगर यहाँ से आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो E1 E2, अगर हम नॉर्मली हम E1 E2 ऐसे लेते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको E1 ले लेते हैं इस इवेंट को, ये E2 ले लेते हैं, ये हम A ले लेते हैं। नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास कौन सा इवेंट बनेगा, A/E1, यानी आपने बैग ए जो चूज़ है, बैग ए चूज़ किया है और वहाँ से एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हो। तो रेड बॉल आपके पास यहाँ पर कितनी है, 4 रेड बॉल थी, सॉरी 6 रेड बॉल हैं। उन 6 रेड बॉल में से आप एक रेड बॉल निकाल रहे हो और 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हो। तो जब यहाँ से आप सिलेक्शन कर रहे हो 4C1 इंटू में 6C1 डिवाइडेड बाय, टोटल आपके पास इसमें कितनी बॉल थी, 10 बॉल हैं। उन 10 में से आप कोई सी 2 बॉल निकाल रहे हो। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 8/15। अगर आपने बैग सेकंड वाला चूज़ किया, वहाँ से आप 2 बॉल निकाल रहे हो ऐसे ही, तो 7 आपके पास ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल आ जाएगी, और 3 आपके पास रेड बॉल है, एक उसमें से आ जाएगी, टोटल हो जाएगी 10C2। इसकी प्रोबेबिलिटी को आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 7/15। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी इसमें बतानी है, यहाँ पर ये पूछता है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ दैम बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक। अब इसमें ये नहीं पूछा आपसे कि कौन से बैग से निकालनी है, हमें बैग 1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है या बैग 2 की बतानी है, बस ये बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। यानी जो बेस थ्योरम में आप ये नीचे वाला पोर्शन जो यूज़ करते हैं ना, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी इसमें PA/E1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, PE1 प्लस में PA/E2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम E2 से। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इसमें ये हो जाता कि हम जो बॉल निकाल रहे हैं वो बैग 1 से निकाल रहे हैं या बैग 2 से निकाल रहे हैं, तो फिर प्रॉपर बेस बन जाती। अभी सिर्फ आपने नीचे वाला पोर्शन है, बस वो सॉल्व करना है। तो PA/E1 की वैल्यू है 8/15, E1 आपके पास आ गया 1/3, प्लस में ये आ गया 7/15, इंटू में आ गया 2/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 8/45 आ जाएगा, ये 14/45 आ गया, यानी 22/45, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों ये कहता है कि x की पावर sin x प्लस में sin x की पावर होल cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। अब यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, यानी पावर में भी फंक्शन है, बेस में भी फंक्शन है। तो इसमें आप डायरेक्टली तो सॉल्व इसे कर ही नहीं सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो इसको आप यूँ मान लो,
इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये u हो गया, ये हमारे पास v हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या निकालना है, du/dx निकालना है और dv/dx निकालना है। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है बारी बारी से। अब यहाँ पर जो u आपने माना है वो है x की पावर sin x। इसमें आप यहाँ पर log लेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा log u। log की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ sin x इंटू में log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/u du/dx इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, साइन का हो गया cos x log x एज इट इज़ प्लस sin x एज इट इज़ log x का हो गया 1/x। इसको आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपके पास ये du/dx की वैल्यू आ जाएगी u इंटू में cos x इंटू में log x प्लस में sin x अपॉन में x। इस u की वैल्यू आप पुट कर देंगे, u आपने ये माना था x की पावर sin x इंटू में ये ब्रैकेट में एज इट इज़ रहेगा प्लस में sin x अपॉन में x। अब जो इसी तरह से आपने जो v माना था, v हमने लिया था ये sin x की पावर cos x। इसमें भी आप यहाँ पर log ले लें तो log v इज इक्वल्स टू में cos x आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा log sin x। अब यहाँ पर आप फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो गया 1/v dv/dx, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, ये एज इट इज़ रहेगा प्लस cos x एज इट इज़ रहेगा। log sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, फिर sin का हो जाएगा cos x। इस v को आप इधर शिफ्ट करो तो ये आ गया माइनस sin x log sin x प्लस में ये हो जाएगा cos x, cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x। इस v की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin x की पावर cos x इंटू में ये एज इट इज़ आ जाएगा सारा। इसमें आपको कुछ सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं उठा के यहाँ पर आपको पुट कर देनी है तो dy/dx आपका आ जाएगा। ये हमारा क्या था, du/dx था, इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे x की पावर sin x इंटू में cos x log x प्लस में sin x अपॉन में x प्लस में sin x की पावर cos x इंटू में माइनस sin x log sin x प्लस में cos x इंटू में cot x। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको और करते हैं। वो जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो 37 का जो और पार्ट है, ये आपका स्टेट्स का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ सीधा इसको सॉल्व करके लिख लिया। बस आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्या आपको करना है। आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं, एज का कॉलम दिया हुआ है, उसके अलावा आपको नंबर ऑफ़ पर्सन इन 1000 दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ़ ब्लाइंड पर्सन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि एज और ब्लाइंडनेस के बीच में। तो आपके पास यहाँ पर जब ये फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सब चीज़ें आराम से निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर x चाहिए और y चाहिए, तो जो एज आपको दी हुई है उससे हम x निकाल लेते हैं। x मतलब इसकी मिड वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, या सिंपली यहाँ पर देखो भाई इन दोनों की मिड वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, फिर इसकी मिड वैल्यू, फिर इसकी मिड वैल्यू, इस तरह से हमने सबकी मिड वैल्यू निकाल ली। इसका हमने टोटल कर लिया। जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन दे रखे हैं वो पर 1000 दे रखे हैं 90, और उसमें से जो ब्लाइंड है वो 10 है। तो जो नंबर ऑफ़ ब्लाइंड पर्सन है वो अगर हम निकालें तो यहाँ पर जो टोटल 1000 है, 1000 का जो टोटल का आप करोगे मतलब हम निकालने के लिए, तो 100,000 हो गया। तो उसके हिसाब से जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये b अपॉन में p यानी 10 अपॉन में 90 इंटू में 100,000 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सबकी इस तरह से वैल्यू निकलती जाएगी। ये जो कॉलम आएगा आपका, ये बन जाएगा आपका y। अब आपके पास x भी आ जाएगा, y भी आ गया। अब उसके बाद क्या चाहिए होता है आपको, xy चाहिए होता है, x स्क्वायर चाहिए होता है और y स्क्वायर चाहिए होता है। xy का मतलब है इस कॉलम को और इस कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखते जाएंगे, इनका टोटल करेंगे। फिर x स्क्वायर में मतलब आपने इस सबका स्क्वायर कर देना है, उसका टोटल कर लेंगे। y का स्क्वायर करेंगे तो इस कॉलम का आपको स्क्वायर करना है, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कर लिया। फार्मूला ही हमारे पास ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। तो यहाँ पर ये सिग्मा एक्स वाई आपके पास हो गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। इन सब की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, ये आपने यहाँ पर पुट कर दी 1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एक्स ये हो गया और इसका होल स्क्वायर करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का सम करना है ये वाला, ठीक है। और जो ब्रैकेट में है वो एक्स का
होल स्क्वायर करना है, तो x आपके पास ये है, इसका होल स्क्वायर करना है। ऐसे ही आपने यहाँ पर जो फार्मूला है उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट में टर्म आएगी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा आपको। तो जैसा भी आपका टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करना, कि ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को आप करते रह जाओ और बाकी क्वेश्चन आपको छूट जाए। बेशक आप यहाँ पर इतना तक करके छोड़ दें, यहाँ पर रूट तक निकालें, बाद में अगर आपको टाइम लगता है तो इसको आप सॉल्व कर दें। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर लोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4.5 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम बचता है तो फिर आगे आप इसको सिंप्लीफाई ज़रूर कर दें। अब क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आई थिंक इनकम्प्लीट दिया हुआ है, क्योंकि ना तो उसमें हमें ये बताया हुआ है कि कौन सा आपको इनकम टैक्स के लिए कौन सा स्लैब यूज़ करना है। तो फाइनेंशियल ईयर उसने दिया हुआ है हालांकि 2019-20 असेसमेंट ईयर सॉरी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेविंग वगैरह नहीं दी हुई है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसका जो और में आपको पार्ट दिया हुआ है 38 का। इसमें कहता है पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2019 विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹800। 800 रुपये डिपॉजिट के साथ वो अपना एक अकाउंट खोलता है। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उस अकाउंट पर आपको 6% क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। ऑन अक्टूबर 1, 2019 ही क्लोज द अकाउंट, 1 अक्टूबर 2019 को अपना अकाउंट वो क्लोज कर देता है। एंड एडिड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर ₹1000, और उसमें कुछ पैसा और इन्वेस्ट करता है ताकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये हो जाए। अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर जो उसको अर्निंग हो रही है वो 6% के हिसाब से हो रही है, मंथ कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हाउ मच एडिशन अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1, तो अक्टूबर 1 को उसने कितना पैसा और इन्वेस्ट किया। तो व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1, 2002, तो अप्रैल 1, 2002 को उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है टोटल वो कितनी होगी। एंड हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, उसके अलावा उसका टोटल इंटरेस्ट है वो उसको कितना अर्न होगा। इसमें जो आपको टर्म्स यूज़ करनी है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको नीचे दे रखी है, यानी कैलकुलेशन आपको यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, फार्मूले अगर आपको अच्छी तरह याद हैं तो हम क्या करते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वो कितनी आपको दे रखी है वहाँ पर, और वो आपको दे रखी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 800, और वहाँ पर जो आई है यानी जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो और वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। आई आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6/4, ठीक है। 6/4 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि जो इंटरेस्ट है 6% है लेकिन क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली के हिसाब से हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 6/4 का मतलब हो गया 3/2, 3/2 मतलब 0.6/4% है, तो 3/2% हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.015 परसेंट, भी हमने सिंप्लीफाई कर दी, मतलब 100 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया है। और इसमें जो टाइम है आपके पास, टाइम को क्योंकि क्वार्टरली है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 महीने का आपके पास यहाँ पर टाइम है, 6 महीने का मतलब उसको साल में कन्वर्ट करोगे तो 6/12 हो गया, और क्वार्टरली है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 क्वार्टर हो गए हमारे पास यहाँ पर टाइम। अब इसके हिसाब से आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, कि कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सीधा अमाउंट निकालो आप, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, अमाउंट आफ्टर 2 क्वार्टर है वो 6 मंथ ही, लेकिन आप 2 क्वार्टर लिखो यहाँ पर। तो जो फार्मूला था अमाउंट का वो आप लगा दो, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया आपके पास कितना 800, 1 प्लस में रेट अपॉन 100, हमने ये रेट अपॉन 100 ही सॉल्व किया हुआ है, तो ये सीधा 0.015 इसकी पावर आ गई आपके पास 2, तो ये 1 पॉइंट आ गया आपके पास 800 इंटू 1.015 की पावर 2, और ये आपको नीचे दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.03, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है 1.03022 और 500, ये वैल्यू दी हुई है। इसको आपको बस इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 824.18। अब जो एडिशनल अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है 1000 कंप्लीट करने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा एडिशनल अमाउंट, क्योंकि अभी उसके पास अमाउंट इतना बना है, उसे 1000 कंप्लीट करना है, तो 1000 में से इसको आप माइनस कर देंगे, ये माइनस करके आपके पास जो एडिशनल अमाउंट है वो आ जाएगा ₹175.82।
तो इतना अमाउंट उसको एडिशनल अमाउंट यहाँ पर डालना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है कि जो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, यहाँ भी आपके पास 6 महीने हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपका कंपाउंड हो रहा है कितना, मंथली कंपाउंड हो रहा है। तो इसको 6 को आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, 6 ही है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट है आपका 6% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1.2%। 1.2% का मतलब हो गया 0.005। और जो टाइम है आपको यहाँ पर, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर आपको 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है। तो 6 मंथ का टाइम है और इंटरेस्ट भी मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, 6 का 6 रहने देना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट है वो भी मंथली कंपाउंड कर रहा है और जो टाइम भी आपको 6 मंथ्स में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो गया, पहले इतना था, उसने इतना रुपये और डाल दिया, तो वो आपके पास जो है वो आ गया टोटल 1000 रुपये, उसने कंप्लीट कर दिया 1000 रुपये। तो अब जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी, जो टोटल पैसा है वो आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा, उसके लिए आप फार्मूला फिर से वो अमाउंट का फार्मूला लगा दो। प्रिंसिपल आ गया आपके पास 1000, 1 प्लस में रेट आपके पास ये आ गया 0.005, इसकी पावर होगी 6। तो 1000 इंटू में 1.005 की पावर 6, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसकी वैल्यू है 1.03 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया आपके पास 1030.38। तो इतना उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, जो पहले आपके पास अमाउंट इतना आया था 824 रुपये 18 पैसे, तो उसने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, 800 इन्वेस्ट किया था। तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। प्लस दूसरी बार में उसने क्या किया, 1030 रुपये उसको टोटल अमाउंट मिल रहा है और उसने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया था। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 24 रुपये 18 पैसे प्लस 30 रुपये 38 पैसे। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 54 रुपीज़ 56 पैसे। तो इस तरह से ये टोटल पैसा आपका आ जाएगा। और आई थिंक इस सैम्पल पेपर की जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करी है, उसकी सहायता से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाएगा कि कैसे पेपर आपका आएगा और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा पेपर को वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।